पिछले कुछ व्याख्यानों में हम लोगों ने रिपब्लिक में जो प्लेटो ने अपने मुख्य विचारों का प्रतिपादन किया उनका अध्ययन किया। अब उसके बाद जो उसकी राजनीतिक दृष्टि से जो दो अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो लॉज और स्टेट्समैन हैं। स्टेट्समैन की रचना का काल तो आमतौर से माना जाता है कि वो रिपब्लिक और लॉज के बीच में किसी समय उसकी रचना हुई थी, और लॉज प्लेटो की सबसे अंतिम और सबसे लंबी पुस्तक मानी जाती है, हिज लास्ट वर्क एंड ऑल्सो हिज लॉन्गेस्ट वर्क। तो और इन दोनों कृतियों में जो उसके विचार हैं वो कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर उसने रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का चित्रण किया है, एक सम्यक या एक आदर्श राज्य की व्यवस्था का चित्रण किया है, तो इन दो ग्रंथों में वो जो पॉलिटिकल एक्चुअलिटीज़ होती हैं, जो वास्तविक राजनीतिक जीवन होता है जिसमें चीज़ें मिश्रित होती हैं, अच्छा और बुरा, उन पॉलिटिकल एक्चुअलिटीज़ को ध्यान में रखकर उसने राज्य के ऊपर विचार किया है। विद्वानों का कहना है कि अगर रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का चित्रण है तो लॉज में जो उसका सेकंड बेस्ट स्टेट है, जो उप आदर्श राज्य है, उसका चित्रण है। तो इस दृष्टि से रिपब्लिक और लॉज एवं स्टेट्समैन की तुलना की जाती है, और आज हम लोग लॉज में और स्टेट्समैन में जो उसकी मुख्य मान्यताओं का प्रतिपादन है उसके ऊपर विचार करेंगे। जॉर्ज सेबाइन ने दोनों की तुलना करते हुए, ख़ासतौर से रिपब्लिक और लॉज की तुलना करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उनका कथन है, ट्रू रोमांस ऑफ रिपब्लिक इज़ द रोमांस ऑफ फ्री इंटेलिजेंस, अनबाउंड बाय कस्टम, untrammeled by any general regulations, while the state is sketched in laws is a government in which law is supreme, ruler and subject alike are subject to law. सेबाइन ये कहना चाहते हैं कि जो रिपब्लिक है उसमें हमें फ्री इंटेलिजेंस का रोमांस देखने को मिलता है। यानी वो वहाँ पर जो दार्शनिक राजा है वो अपने विवेक से, उसका जो विवेक है वो निर्बंध है, और वो उस विकसित विवेक के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक राज्य की व्यवस्था और राज्य का संचालन करता है। इसलिए जो रिपब्लिक का जो रोमांस है वो फ्री इंटेलिजेंस का रोमांस है। रिपब्लिक की जो प्रेम गाथा है वो एक निर्बंध स्वतंत्र बुद्धि की प्रेम गाथा है। लेकिन जब हम लॉज में आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शासन तंत्र है, जो शासक वर्ग है, वो विधि के अधीन है, वो लॉ के सबऑर्डिनेशन में काम करता है। न केवल शासक वर्ग बल्कि प्रजा भी, यानी जो रूलर और जो सब्जेक्ट दोनों जो हैं वो लॉ के कंट्रोल में और लॉ के सुपरविज़न में काम करते हैं। तो ये अंतर उसने रिपब्लिक और लॉज के दृष्टिकोण में प्रतिपादित किया सेबाइन ने। अब पहला सवाल तो यहाँ पर ही उठता है कि रिपब्लिक में प्रतिपादित विचारों में संशोधन या परिवर्तन करने की आवश्यकता प्लेटो ने क्यों समझी। वस्तुतः
रिपब्लिक में उसने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है कि एक श्रेष्ठ राज्य जो कि प्रजा का कल्याण कर पाएगा वो तो इसी प्रकार का होगा। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले भी विचार किया कि इस प्रकार के शासक आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे विकसित विवेक से और ऐसी चरम ज्ञान दृष्टि से संपन्न शासक मिलना आसान काम नहीं। न्याय के सिद्धांतों का आदर्श रूप में पालन कर पाना आसान काम नहीं। लिहाजा जो राजनीतिक जीवन की परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि अच्छा और बुरा सभी कुछ है, उन परिस्थितियों में एक अच्छा राज्य किस प्रकार का होना चाहिए या किस प्रकार का होगा, यानी प्रैक्टिकली बेस्ट स्टेट की तलाश वो करता है। आइडियली बेस्ट स्टेट का तो उसने चित्रण कर दिया, लेकिन वो ये मानता है कि इस आइडियली बेस्ट स्टेट को धरती पर उतारना, राजनीतिक जीवन का सत्य बनाना आसान काम नहीं है। इसलिए उसने जिस प्रकार का राजनीतिक सामाजिक जीवन होता है और उसके जो तमाम द्वंद्व होते हैं, उसमें जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों में आपस में टकराव होता है, खींचतान होती है, इन गिवन सर्कमस्टेंसेस में, इन गिवन कंडीशंस में जो एक्चुअलिटीज़ हैं लाइफ की, जो रियलिटीज़ हैं लाइफ की, उसके कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा राज्य किस प्रकार का राज्य होगा, तो इसका चित्रण उसने लॉज में किया है। आदर्श तो वो उसी को मानता है, क्योंकि वो ये बात बार बार कहता है कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज, कि ज्ञान का स्थान, नॉलेज का स्थान कोई लॉ या कोई ऑर्डिनेंस ले नहीं सकता। इसलिए श्रेष्ठतम स्थिति तो वो ही है। लेकिन क्योंकि श्रेष्ठतम स्थिति सर्वसुलभ और सहजता से सुलभ नहीं है, इसलिए हमें व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। और व्यावहारिक स्थिति से विचार करने पर निष्कर्ष ये निकलता है कि बजाय ऐसे राज्य के कि जिसमें साधारण लोग, अज्ञानी लोग, अल्पज्ञानी लोग अपनी सनक के आधार पर शासन करें और इस प्रकार से राज्य की स्थिति और बिगड़ जाए और ख़राब हो जाए, उससे बेहतर ये होगा कि एक विधान बना लिया जाए, कुछ कानून बना लिए जाएं विचार विमर्श करने के उपरांत, और उन कानूनों के आधार पर राज्य का संचालन शासक वर्ग करे। यानी रिपब्लिक जो है वो विजडम स्टेट का प्रतिपादन करता है और लॉज में वो लॉ स्टेट का प्रतिपादन करता है, कि जहाँ पर रिपब्लिक में विजडम की सुप्रीमेसी है, लॉ स्टेट में लॉ की सुप्रीमेसी है। और लॉ जो होता है वो क्योंकि कई लोगों के बीच में विचार विमर्श के उपरांत बनते हैं, इसलिए वे कैप्रिशस नहीं होते, उनमें उतना मनमानापन या उतनी अस्थिरता नहीं होती जितना कि साधारण व्यक्तियों के व्यवहार में या निर्णयों में देखने को मिलती है। इसलिए वो ये मानता है कि जो लॉ स्टेट है वो सेकंड बेस्ट स्टेट है। व्यावहारिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ राज्य वो राज्य होगा जो कि विधि पर आधारित है, और लॉज में उसने इसी विधि पर आधारित राज्य का चित्रण किया है। तो एक पक्ष ये है। अब जो लॉज का जो स्वरूप है, जो उसकी पुस्तक लॉज है, उसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है कि जैसे कि एक नए राज्य की स्थापना करनी है, कुछ इस प्रकार का विचार किया जा रहा है, जो कि यूनान की एक प्रैक्टिस थी कि जब कोई आप नई कॉलोनी या कोई नया स्टेट को स्थापित करते थे तो किसी लॉ गिवर की आप तलाश करते थे, और वो लॉ गिवर जो होता था वो एक स्केच, एक रूपरेखा देता था कि राज्य इस प्रकार का, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से संगठित होगा, इस प्रकार से उसकी संरचना होगी।
तो ये यूनान की एक प्रैक्टिस थी। तो उसी प्रैक्टिस को प्लेटो फॉलो करते हुए अपनी इस पुस्तक में एक राज्य का, एक ऐसे राज्य का चित्रण करता है जिसकी स्थापना हम करना चाहते हैं। तो उसमें किस प्रकार की विशेषताएं या किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि वो राज्य जनता का अधिक से अधिक कल्याण कर सके और जो व्यावहारिक रूप से सुलभ हो, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव भी हो। तो इसलिए रिपब्लिक के विपरीत यहाँ पर वो एक जो पॉलिटिकल एग्जिजेंसीज होती हैं, जो पॉलिटिकल एक्चुअलिटीज़ होती हैं, उनका विचार करते हुए राज्य के एक स्वरूप का प्रतिपादन करता है। और ये प्रतिपादन काफ़ी विस्तार पूर्वक करता है। पहली बात तो वो यहाँ पर ये कहता है, एक सिद्धांत जो कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध रहा और जिसको कि हम मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का विचार, मिश्रित संविधान का विचार कहते हैं या बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन का विचार कहते हैं। ये हमें अरस्तु में भी मिलता है, बाद के दार्शनिकों में भी प्राप्त होता है। 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू ने भी इसी विचार को सेपरेशन ऑफ पावर्स के नाम से प्रतिपादित किया। तो ये जो मिक्स्ड स्टेट या बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है वो सबसे पहले प्रतिपादित करता है कि व्यावहारिक रूप से श्रेष्ठ राज्य वो होगा जहाँ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शक्तियों के बीच संतुलन हो। पहली बात तो ये कहता है राजनीतिक दृष्टि, क्योंकि राजनीतिक जीवन में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर से जनता का भी महत्व है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जनमत का भी, संख्या का भी महत्व होता है राज्य में। फिर राज्य में गुण के तत्व का भी महत्व होता है, वर्च्यू का जो फोर्स होती है वो भी फैक्टर होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग की क्षमता जिन लोगों में है उनका भी महत्व होता है, निर्णय लेने की। तो पॉलिटिक्स में बहुत सारी फोर्सेस ऑपरेट करती हैं और अगर किसी एक फोर्स को हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देंगे तो शासन प्रणाली में असंतुलन पैदा हो जाएगा और इसलिए वो शासन प्रणाली स्थायी नहीं साबित होगी, वो बहुत जल्दी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए पहली बात तो वो ये कहता है कि मिक्स स्टेट का मतलब या बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि व्यावहारिक दृष्टि से एक अच्छा राज्य वो है जहाँ पर राजनीतिक शक्तियों के बीच में एक संतुलन हो, सामंजस्य हो। विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे को चेक और बैलेंस करती हों। जैसे कि उदाहरण के तौर से उसने कहा है कि किसी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी होती हैं, ऑलिगार्किकल फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ मोनार्किकल एलिमेंट्स भी होते हैं। इन सब का अपनी अपनी जगह महत्व है और एक अच्छा राज्य वो होगा जहाँ सबके बीच एक सामंजस्य हो, संतुलन हो और कोई एक फोर्स इतनी प्रीडोमिनेंट या इतनी प्रभावी ना होने पाए कि बाकी शक्तियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस पैदा होगा तो वो राज्य के हित में नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो वो ये कहता है कि लॉज में वो ये कहता है कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो है, एक अच्छा स्टेट वो है जहाँ पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच एक हार्मनी हो, बैलेंस हो। दूसरी बात वो कहता है कि केवल राजनीतिक धरातल पर ही ये बैलेंस और हार्मनी नहीं होनी चाहिए, केवल राजनीतिक स्तर पर संतुलन हो, सामंजस्य हो, केवल इतना पर्याप्त नहीं है। ये आवश्यक है लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो ये भी कहता है कि ये राजनीति से आगे जाकर फिज़िकल फोर्सेस होती हैं, सोशल और इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं
इनके बीच भी एक सामंजस्य और संतुलन होना आवश्यक है। यानी एक मिक्स्ड स्टेट में या एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बैलेंस की या हार्मनी की बात करते हैं, संतुलन की, सामंजस्य की बात करते हैं, तो वो संतुलन, सामंजस्य पॉलिटिकल एज वेल एज नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस सबका होना चाहिए, सबके बीच में होना चाहिए। There should be harmony, there should be balance among the political forces of the state, but there should also be harmony and balance among the physical factors, among the social factors, among the economic factors as well. ये सब चीज़ें जब मिल के, इन सब चीज़ों पर जब विचार करके किसी राज्य की रचना होती है, किसी संविधान की रचना होती है, तो वो संविधान श्रेष्ठ होता है और दीर्घजीवी होता है और प्रजा का भी कल्याण करने की स्थिति में होता है। तो ये उसने, जैसे कि उदाहरण के तौर से जब वो फिजिकल फोर्सेस की बात करता है तो वो 2-3 बातें कहता है। आजकल उसको कहते हैं डेमोग्राफी। यानी एक तो वो कहता है कि भाई राज्य की आबादी का प्रश्न महत्वपूर्ण है, आबादी में असंतुलन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत कम आबादी, ये दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं किसी राज्य में। तो इसलिए आबादी की दृष्टि से राज्य को संतुलित होना चाहिए। और उसने लॉज में एक आइडियल नंबर बताया है 5040, कि 5040 की जनसंख्या एक अच्छी जनसंख्या होगी, एक संतुलित जनसंख्या होगी। अब आजकल के संदर्भ में जब हम विचार करेंगे तो ये जो उसका प्रस्ताव है वो हास्यास्पद प्रतीत होगा, लेकिन जब हम इस यूनान के संदर्भ में विचार करते हैं कि जब सिटी स्टेट्स होते थे और उनकी आबादी बहुत थोड़ी होती थी, किसी की 2000, किसी की 4000, किसी की 10,000, या जैसा कि कहा जाता कि एथेंस की आबादी ज़रूर 1 लाख थी। तो इस दृष्टि से, तो इसलिए तत्कालीन जो मानदंड हैं उनके संदर्भ में वो ये बात कह रहा है। और उनके संदर्भ में जब वो बात कहता है तो उसका कहने का आशय यह है कि बहुत अधिक आबादी होना भी राज्य के हित में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत कम आबादी होना भी राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है कि राज्य स्वावलंबी नहीं बन पाता, वो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। और इस बात को आगे चल के अरस्तु ने भी एम्फेसाइज किया है कि जो स्टेट शुड बी लार्ज इनफ टू बी वेल गवर्नड एंड स्मॉल इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। यह अरस्तु ने आगे चल के कहा कि वो इतना बड़ा हो कि वो उस पर सुचारू शासन करना संभव हो, इतना बड़ा भी ना हो कि शासन करना ही कठिन हो जाए, व्यवस्था बनाए रखना ही कठिन हो जाए, एंड स्मॉल इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट, और इतना छोटा भी ना हो कि वो सेल्फ सफिशिएंट ना हो पाए, आत्मनिर्भर ना बन पाए, स्वावलंबी ना बन पाए। तो इसलिए वो एक मिडिल पाथ का पक्ष प्रतिपादक है। ये तो इसलिए जहाँ तक आबादी का प्रश्न है तो आबादी में एक संतुलन होना चाहिए, और उसने माना कि 5040 की संख्या वो संख्या है जो कि एक राज्य को आबादी की दृष्टि से संतुलित बनाती है। फिर उसने कहा कि एक फिजिकल फैक्टर्स में उसने फिर ये कहा कि राज्य समुद्र के किनारे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका ये मत है। और उस समय यूनानी नगर राज्यों का अनुभव भी इसी प्रकार का था कि जो राज्य समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत दूसरे देशों के लोगों का आवागमन होता है, और उन दूसरे देशों के आवागमन के कारण उनके प्रभाव और उनके संस्कार भी राज्य पर पड़ने लगते हैं, और उससे राज्य के संस्कार भ्रष्ट होते हैं कि राज्य एक अच्छे डेमोग्राफिकली या इकोनॉमिकली
अगर देखा जाए तो वो कहता है कि एक अच्छा राज्य एक एग्रेरियन कम्युनिटी होनी चाहिए, कृषि प्रधान, कृषि पर आधारित राज्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो एक संतुलन विभिन्न प्रकार का बनेगा। राजनीतिक दृष्टि से भी संतुलन रहेगा, फिजिकल बैलेंस भी रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस भी राज्य में रहेगा। और इसी सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस में भी वो आगे भी ये कहता है कि राज्य में ना बहुत अधिक निर्धनता होनी चाहिए, ना बहुत अधिक संपन्नता होनी चाहिए, क्योंकि धन की कमी भी राज्य के लिए हानिकारक होती है और धन की अधिकता भी राज्य के लिए हानिकारक होती है। राज्य में रिच और पुअर के बीच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो ये मानता है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स के ऊपर विचार करके राज्य की संरचना करेंगे या राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो राज्य एक मिश्रित और संतुलित राज्य होगा, ऐसा उसका मानना है। और ये मिश्रित और संतुलित राज्य ही सबसे श्रेष्ठ राज्य होगा जहाँ तक व्यावहारिक राजनीति का संबंध है। और हम लोग जानते हैं कि आगे चल के अरस्तु ने भी इसी प्रकार के शासन को व्यावहारिक दृष्टि से सबसे अच्छा शासन तंत्र बताया है। तो दूसरी बात यह है जो कि उसने अपने ग्रंथ लॉज में राज्य के मिश्रित और संतुलित होने पर बहुत बल दिया है। और ये संतुलन केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं होना चाहिए। ये जो संतुलन है वो केवल पॉलिटिकल फोर्सेस का नहीं है, ये संतुलन फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक फोर्सेस सबके बीच में होना चाहिए, ऐसा उसका विचार है। इसके अतिरिक्त वो फिर जब इस बात की संपत्ति के प्रश्न पर आता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि उसने कहा कि एक श्रेष्ठ राज्य वो व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ धनी और निर्धन के बीच ज़्यादा खाई ना हो, मॉडरेट वेल्थ, मॉडरेशन के प्रिंसिपल को वो भी महत्व देता है। आगे चल के अरस्तु ने भी इसको बहुत महत्व दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यद्यपि वो साम्यवाद की प्रणाली का तो परित्याग कर देता है, और न केवल संपत्ति के साम्यवाद की प्रणाली का बल्कि परिवार के साम्यवाद की प्रणाली का भी, क्योंकि लॉज में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी अनुमति देता है और प्राइवेट फैमिली की भी अनुमति देता है। इस तरह से एक बड़ा संशोधन उसके विचारों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन यद्यपि वो निजी संपत्ति रखने की अनुमति तो देता है, और लॉज में जिस राज्य का प्रतिपादन है उसमें निजी संपत्ति की संस्था विद्यमान है, लेकिन यहाँ पर उसने काफ़ी मर्यादाएं लगा दी हैं निजी संपत्ति के ऊपर, क्योंकि संपत्ति के दुष्प्रभावों को लेकर वो अभी भी सशंकित है। इसलिए वो संपत्ति के निजी अधिकार की व्यवस्था तो करता है, लेकिन संपत्ति के वितरण के प्रश्न के ऊपर बहुत बल देता है। और वो कहता है कि जो राज्य की भूमि है वो समान रूप से वितरित होनी चाहिए। लैंड शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो ये वो कहता है। दूसरी बात वो कहता है कि जो जहाँ तक पर्सनल प्रॉपर्टी का संबंध है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकार तो है, लेकिन जो गैप है पर्सनल प्रॉपर्टी का, उसका जो अनुपात है वो बताता है 1 और 4 का। यानी अगर न्यूनतम संपत्ति किसी के पास 100 रुपये है, तो उस राज्य में जो अधिकतम संपत्ति किसी के पास अगर होगी तो वो 400 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। 1 और 4 का जो प्रपोर्शन है ये संपत्ति के वितरण का आधार होना चाहिए, कि अगर न्यूनतम संपत्ति किसी के पास 100 रुपये की है तो जो अधिकतम संपत्ति है वो 400 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और राज्य को, सरकार को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो रिच और पुअर का ये जो प्रपोर्शन है वो बढ़ने ना पाए।
अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मान लिया व्यापार वाणिज्य के द्वारा या खेती के द्वारा व्यक्ति की संपत्ति अगर बढ़ती है, 400 से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या किया जाए? तो प्लेटो कहता है कि फिर वो राज्य को के हाथ में चली जाती है। जो एक्सेस प्रॉपर्टी है उसका ओनर गवर्नमेंट हो जाती है, वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है और उसका सबके कल्याण के लिए उपयोग होगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को तो वो अलाउ करता है, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो दोष पैदा होते हैं, जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनको लेकर वो अभी भी काफ़ी सावधान है और इसलिए वो इस मान्यता का प्रतिपादन करता है। तो एक तो इस प्रकार से उसने जो आर्थिक संरचना है वो इस प्रकार की उसने प्रतिपादित की। डिवीज़न ऑफ लेबर के सिद्धांत को वो एक नए तरीके से हमारे सामने रखता है। रिपब्लिक में हमने देखा कि वो ये मानता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं, एक उत्पादक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है, एक शासक वर्ग है। लेकिन लॉज में वो डिवीज़न ऑफ वर्ग को एक नए तरीके से प्रतिपादित करता है और कुछ उसमें अटपटापन भी है। उदाहरण के तौर से वो कहता है कि एक राज्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य होते हैं, ये तो वो यहाँ पर भी मानता है। पहला कार्य वो कहता है कि कृषि का होता है, किसी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे कि लोगों की आजीविका और भरण पोषण के कार्य होते हैं। तो खेती को या कृषि को एक वो पक्ष मानता है। दूसरा व्यापार वाणिज्य, ट्रेड और इंडस्ट्री, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इसको भी एक महत्वपूर्ण कार्य किसी राज्य के अंतर्गत मानता है। और फिर तीसरा जो है वो शासन संचालन का कार्य, यानी जो पॉलिटिकल फंक्शन होता है स्टेट का, राज्य की व्यवस्था करना, शासन संचालन करना। तो ये 3 उसने कार्य माने हैं लॉज में, जो कि राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि इन तीनों कार्यों को कौन करेगा, ये एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सा रोचक विषय है। क्योंकि जो कृषि का कार्य है वो कहता है कि कृषि का कार्य करने वाले जो हैं वो तो जो दास या जो अर्धदास होते थे वो कृषि का कार्य करेंगे। ट्रेड और इंडस्ट्री का काम जो रेजिडेंट एलियंस हैं वो लोग करेंगे। व्यापार वाणिज्य का जो कार्य है वो रेजिडेंट एलियंस को देता है, यानी जो लोग उस राज्य के नागरिक नहीं होंगे, इधर उधर से आते रहते हैं, जिनको कि यूनान में रेजिडेंट एलियंस कहा जाता था, तो वो लोग व्यापार वाणिज्य का काम संभालेंगे। यानी उस राज्य के निवासी नागरिक जो उसके हैं वे ट्रेड और कॉमर्स का काम नहीं करेंगे, ऐसा उसका मानना था। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, उस राज्य के शासन संचालन से संबंधित जो कार्य हैं वो नागरिक करेंगे, जो कि फुल सिटीजन्स होते थे। उनका कार्य राजनीतिक कार्यों को करना है। तो इस तरह से वो एक थोड़ा भिन्न प्रकार का डिवीज़न ऑफ वर्क या डिवीज़न ऑफ लेबर लॉज में प्रतिपादित करता है। और आज के संदर्भ में अगर हम ये विचार करें तो ये बात अटपटी सी मालूम पड़ती है कि व्यापार वाणिज्य जैसा महत्वपूर्ण कार्य वो विदेशियों को सौंपता है, कि राज्य में जो लोग आते जाते रहते हैं दूसरे राज्यों के, उस राज्य के व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था भी ये विदेशी करेंगे, रेजिडेंट एलियंस करेंगे। तो ये उसने जो उसकी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है लॉज में स्टेट का, जो उसने बताया, उसका एक पक्ष ये भी है। फिर उसने राजनीतिक संस्थाओं पर भी प्रकाश डाला है कि एक राज्य की राजनीतिक संस्थाएं, जो बेसिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक स्टेट की होनी चाहिए, वो क्या है। और उसने यहाँ पर 3 संस्थाओं की बात की है। 3 बेसिक इंस्टीट्यूशंस उसने मानी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो कि एक राज्य के शासन प्रबंध का दायित्व संभालती। पहला तो मजिस्ट्रेट का पद है,
और एक राज्य में आवश्यकता अनुसार अनेक मजिस्ट्रेट्स होते हैं, और इन मजिस्ट्रेट्स में भी वो एक लगभग 37 विशिष्ट प्रकार के मजिस्ट्रेट्स की परिकल्पना करता है। और मजिस्ट्रेट्स और इन विशिष्ट प्रकार के मजिस्ट्रेट्स, जिनको कि वो गार्जियंस ऑफ लॉ कहता है, इनका चुनाव जनता नागरिक करेंगे, सिटीजन्स जो हैं वो इनका चुनाव करेंगे, इनका इलेक्शन करेंगे। पहली बात तो वो ये कहता है, यानी जो और उनका काम जो कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन जिसको आजकल हम लोग कहते हैं, कार्यपालिका संबंधी, प्रशासन संबंधी कार्य इन मजिस्ट्रेट्स और गार्जियंस ऑफ लॉ का होगा, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो उसको वो करेंगे। इसके बाद फिर एक दूसरी संस्था है, वो है जिसको कि आजकल हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, उसको वहाँ पर काउंसिल कहा गया है, परिषद कहा गया है। इस परिषद में 3 से 60 सदस्य होंगे, ऐसा लॉज में बताया गया। और ये 3 से 60 सदस्य जो 4 सामाजिक वर्ग होते हैं संपत्ति के आधार पर। अभी जैसा कि मैंने बताया कि संपत्ति के आधार पर 4 प्रकार के वर्ग बन गए उस राज्य में। जैसे कि एक वो वर्ग जिसकी की आमदनी 100 रुपये के आसपास है, एक वो वर्ग जिसको कि हम मान लें कि जिसकी आमदनी 200 रुपये के आसपास है, फिर जिनकी आमदनी 300 रुपये के आसपास है, या जिनकी, और फिर अंततः जिनकी आमदनी 400 रुपये के आसपास है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये 4 इकोनॉमिक क्लासेस बन गए। तो ये जो 4 इकोनॉमिक क्लासेस हैं, इन सब के बीच ये 3 से 60 जो सीट्स हैं, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी हर इकोनॉमिक क्लास 80 लोगों का निर्वाचन काउंसिल के लिए करेगा। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को उसने स्वीकार किया है कि मैजिस्ट्रेट का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर वो एक तरह से मोनार्किकल प्रिंसिपल को स्वीकार करता है, लेकिन काउंसिल की संरचना में वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को स्वीकार करता है कि आपकी आमदनी चाहे 100 रुपये हो या चाहे 400 रुपये हो, आपको काउंसिल में बराबर की संख्या में प्रतिनिधि चुनकर भेजने हैं। तो इस तरह से 3 से 60 सदस्य जो हैं वो काउंसिल में प्रॉपर्टी के आधार पर चारों वर्गों के द्वारा चुने जाएंगे, और ये जो काउंसिल है वो नियम कानून निर्माण करने का जो दायित्व है उसका निर्वहन करेगी। तो ये उसकी एक इंस्टीट्यूशंस की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है राजनीतिक संस्थाओं में, वो एक व्यवस्था है नॉक्टर्नल काउंसिल की, रात्रि परिषद की, जो कि लॉज में प्रतिपादित राज्य की सर्वोच्च संस्था है, सबसे सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है नॉक्टर्नल काउंसिल या रात्रि परिषद। इस रात्रि परिषद में वो 10 लोगों की व्यवस्था करता है कि रात्रि परिषद 10 लोगों से मिलके बनेगी, और ये 10 लोग उन 37 गार्जियंस ऑफ लॉ में से चुने जाएंगे। यानी उसमें जो 37 गार्जियंस ऑफ लॉ हैं, उनमें जो सबसे वरिष्ठ 10 सदस्य होंगे वो इस नॉक्टर्नल काउंसिल के सदस्य होंगे। और ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल होगी वो एक प्रकार से राज्य की स्वामी है, राज्य की मालिक है, एक प्रकार से वो ओनर ऑफ द स्टेट है, क्योंकि राज्य में जो कुछ भी होगा वो सब उसके निर्देश और नियंत्रण के अनुसार होगा। और इस नॉक्टर्नल काउंसिल के ऊपर कोई अंकुश, कोई नियम, कोई कानून नहीं होगा। ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल है, इसके मार्गदर्शन में ही राज्य का संचालन होना चाहिए। सुप्रीम अथॉरिटी राज्य की वही है हर दृष्टि से। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि ये तो फिलॉसफर किंग जो है वो एक दूसरे तरीके से वापस आ जाता है। वहाँ पर फिलॉसफर किंग की सर्वोच्चता है
लेकिन लॉज में ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल है इसकी सर्वोच्चता है, और नॉक्टर्नल काउंसिल भी निर्बंध है, उसके ऊपर भी कोई अंकुश नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, और वो राज्य की, जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रकार से राज्य की स्वामी है और राज्य को उसके मार्गदर्शन में चलना होगा। तो ये जो नॉक्टर्नल काउंसिल की व्यवस्था है ये इस बात की ओर संकेत करता है कि फिलॉसफर किंग के विचार को प्लेटो त्यागता नहीं है, बल्कि उसको डाइल्यूट करके फिर से वापस ले आता है, क्योंकि उसका ये, और ये इसमें जो नॉक्टर्नल काउंसिल के सदस्य हैं इनकी विशेषता यही है कि उनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, जीवन का लंबा अनुभव है, और इसलिए वे विशेष स्थिति में हैं और इसलिए राज्य को उनके निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, यानी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका के प्रतिपादन लॉज में किया गया, वो काफ़ी विस्तार से उसने चर्चा की है, क्योंकि जो लॉज है वो प्लेटो की शायद सबसे लंबी रचना है, सबसे विस्तृत रचना है। तो इन सब पक्षों के ऊपर उसने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। और अंत में जो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता लॉज की है वो ये है कि इसमें शिक्षा प्रणाली पर उतना ही बल दिया गया जितना कि रिपब्लिक में दिया गया, कि नागरिक के निर्माण की आधारशिला या राज्य के निर्माण की आधारशिला शिक्षा व्यवस्था होती है, और उसने इसमें भी लगभग रिपब्लिक की पूरी जो एजुकेशनल स्कीम है उसको इसमें भी प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार से शिक्षा के विषय में भी उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक नई चीज़ जो कि हमको लॉज में देखने को मिलती है वो है कि धर्म के महत्व को वो बहुत बल देता है, और वो ये कहता है कि इस राज्य का एक अपना धर्म होगा, स्टेट रिलीजन की बात करता है। राज्य का एक अपना धर्म है और उसके राज्य के धर्म को सभी नागरिकों को मानना है, उसके अनुसार काम करना है। किसी को अपना कोई प्राइवेट रिलीजन या कोई अपना प्राइवेट मेटाफिजिकल व्यू पॉइंट रखने का अधिकार वो नहीं देता, क्योंकि उसका ये मानना है कि राज्य का जब धर्म होता है और सब लोग उसी धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो राज्य की एकता सुदृढ़ होती है, राज्य की सॉलिडेरिटी मजबूत होती है, और ऐसे राज्य के जो स्थायित्व है उसकी वृद्धि होती है। तो वो स्टेट रिलीजन का प्रतिपादन करता है। ये यूनानियों के समाज के संदर्भ में भी एक विलक्षण बात है, क्योंकि आमतौर से यूनान में इस प्रकार की मान्यता हमें प्रतिपादित होती हुई नहीं मिलती, स्टेट रिलीजन जैसी। दूसरी बात यह है कि वो रिलीजन के असाधारण महत्व को स्वीकार करता है, कि नागरिकों के चरित्र का गठन करने में धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर किसी भी राज्य में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का संचालन होगा तो नागरिकों में श्रेष्ठ गुणों का विकास होगा। इसलिए वो रिलीजन को एक बहुत बड़ी मॉरल फोर्स मानता है, और इसीलिए वो नास्तिकता का, एथिज्म का घोर आलोचक है, क्योंकि वो कहता है कि जो एथिज्म होता है, जो नास्तिकता होती है, वो व्यक्ति को अनैतिक बनाने का काम करती है, इमोरल बनाने का काम करती है, और मनुष्य की जो मूल प्रेरणाएं होती हैं उन मूल प्रेरणाओं को वो विकृत करती है। इसलिए उसका ये भी निर्देश है कि एक अच्छे राज्य में नास्तिकता का निषेध होना चाहिए और नास्तिकों पर प्रतिबंध होना चाहिए, और केवल प्रतिबंध ही नहीं होना चाहिए, उनको दंडित किए जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। एक प्रकार से रिलीजियस परसिक्यूशन जिसको हम लोग बाद में कहते हैं, तो ये रिलीजियस बेसिस पर
पनिश करना, परसिक्यूट करना, ये प्लेटो अलाउ करता है। और ये यूनानी सभ्यता के संदर्भ में भी थोड़ी सी विचित्र बात है, क्योंकि आमतौर से यूनानी सभ्यता में इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रतिपादन हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन न केवल वो स्टेट रिलीजन की बात करता है प्लेटो, बल्कि एथिज़म को प्रतिबंधित करने और एथिज़म को पनिश करने, परसिक्यूट करने पर भी बल देता है, क्योंकि उसका ये मानना है, जैसा कि शायद लॉक ने बाद में कहा, कि अगर आप धर्म से मुक्त हो जाते हैं तो फिर आपका जीवन किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता का पक्ष पोषण नहीं कर सकता। टेकिंग अवे ऑफ गॉड डिस्ट्रॉयज ऑल, जैसा कि लॉक ने बाद में कहा। तो इसलिए वो लॉक भी, इसीलिए जॉन लॉक जो था वो भी इसीलिए एथिज़म को, सबको टॉलरेंस वो देता है लेकिन एथीस्ट को टॉलरेंस नहीं देता। तो इस प्रकार से प्लेटो ने धर्म की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है और उसको एक महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक शक्ति माना है जहाँ तक लॉज का संबंध है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो लॉज में जो सेकंड बेस्ट स्टेट उसने प्रतिपादित किया, जो उसने उपादर्श राज्य का जो प्रतिपादन किया, वो रिपब्लिक से कई दृष्टियों से भिन्न प्रकार का राज्य है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि रिपब्लिक के कई मूलभूत सिद्धांतों का प्रभाव इस लॉज में प्रतिपादित राज्य में भी हमें काफ़ी दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि प्लेटो अपने विचारों में संशोधन करता है व्यावहारिकता को ध्यान में रख के, लेकिन वो राज्य के सम्यक स्वरूप को लेकर अपनी किसी मान्यता में कोई कंसेशन या कोई रिवीजन करने को स्वीकार नहीं, क्योंकि वो बार बार ये कहता है कि देखिए सम्यक राज्य तो वही है जो कि रिपब्लिक में प्रतिपादित है। लॉ तो एक कंसेशन है ह्यूमन वीकनेस के लिए। मनुष्य जिस प्रकार के होते हैं तो उसमें फिर इस प्रकार का राज्य बना लें तो चलिए ठीक है। तो इसलिए लॉ स्टेट इज ए कंसेशन टू ह्यूमन फ्रेलिटी, टू ह्यूमन वीकनेस। उसके लिए जो मॉडल है, जो आइडियल है, वो तो वही है जो कि उसने रिपब्लिक में प्रतिपादित किया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने काफ़ी विशद तरीके से राजनीतिक जीवन के विभिन्न पक्षों और पहलुओं पर विचार किया, और इस दृष्टि से प्लेटो का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में साधारण महत्व भी है। जैसा कि वाइट हेड, जो कि 20वीं शताब्दी के एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा ही है कि प्लेटो के बाद का संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण चिंतन प्लेटो के ऊपर केवल एक फुटनोट है। ऑल फिलॉसफी सब्सिक्वेंट टू प्लेटो इज मेयरली ए फुटनोट टू प्लेटो, यानी बाकी लगभग 2-2.5 हज़ार साल का जितना भी चिंतन मनन है वो केवल उसकी हैसियत केवल एक फुटनोट की है प्लेटो के आगे। जो पाद टिप्पणी होती है वो केवल उसकी वो हैसियत है। तो इसलिए प्लेटो यूनान का और पश्चिमी जगत का एक विलक्षण दार्शनिक हुआ। उसकी बड़ी महत्ता है, उसकी बड़ी विशिष्टता है, लेकिन प्लेटो के आलोचक भी कम नहीं रहे और बड़ी प्रखर और बड़ी मुखर आलोचनाएं प्लेटो की होती रहीं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वयं उसका जो शिष्य था अरस्तु, वो प्लेटो का सबसे प्रथम और सबसे मुखर आलोचक था। बाद में तो बहुत सारे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने प्लेटो की आलोचना की, लेकिन प्लेटो की आलोचना का जो क्रम था वो तो स्वयं अरस्तु ने प्रारंभ कर दिया था। तो अब इस विषय पर भी विचार करना है कि प्लेटो के चिंतन की आलोचना किन आधारों पर की गई और उस आलोचना में कितना मर्म है,
उस आलोचना का कितना महत्व है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन अब इस विषय पर हम लोग आगे विचार करेंगे।